क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला डे या दिवस, अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कल 18 जुलाई को ये सेलिब्रेट हुआ है। तो हु इज नेल्सन मंडेला, सुना है कभी नेल्सन मंडेला? कभी हु इज ही? नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट उसके साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। सी हु इज द नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब इसमें क्या खास बात है, प्रेसिडेंट तो सब होते हैं, इसमें क्या स्पेशल है? मतलब व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस नेल्सन मंडेला? हाँ, और नियर हो तुम, बिल्कुल क्लोज पहुंच गए। अच्छा, मेन चीज वहां पर क्या थी? साउथ अफ्रीका इज नहीं, साउथ अफ्रीका इज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड साउथ अफ्रीका इज मेनली ब्लैक पीपल कंट्री, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स ने जब उसे कॉलोनाइज कर लिया तो वहां पे कभी भी कोई ब्लैक पर्सन प्रेसिडेंट नहीं बना, ठीक है। ब्लैक ये करते थे ना, ब्लैक व्हाइट, अपने को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ब्रिटिशर्स में। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि हम सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं, हम सबसे अच्छी ब्रीड है। ब्रिटिशर्स अपने आप को मानते हैं कि वी आर दी फाइनेस्ट ब्रीड ऑन दिस अर्थ। ब्रीड मीन्स कि बाकी जो रेसेस हैं ऑन द ग्लोब वो सारी रेसेस बेकार है। जैसे कि वो इंडियन को भी इंफीरियर मानते हैं, साउथ अफ्रीकन को भी इंफीरियर मानते हैं, अफ्रीकन कंट्री को भी इंफीरियर मानते हैं। ब्रिटिशर्स का क्या है कि वी आर सुपीरियर, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जो है वो उन्होंने अपनी लाइफ के मोस्ट ऑफ द ईयर जो है वो जेल में गुजारे हैं, ठीक है। मतलब उनको ब्रिटिशर्स की वजह से जो उनका एक एटीट्यूड था प्रोटेस्ट वाला, उनको जेल हो गई थी। बट उनका सपोर्टर इतने थे कि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ही वॉज द फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है, ब्लैक प्रेसिडेंट। तो इसलिए इनका सिग्निफिकेंस है। साउथ अफ्रीका में कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं हुआ था टिल द टाइम ऑफ नेल्सन मंडेला, फिर ये बने। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एट द महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी है ना, फादर ऑफ द नेशन, ही कंसीडर एज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, नेल्सन मंडेला। और व्हाट ही हैज डन इज कि जो अपार्थेड है, अपार्थेड एक वर्ड तुम लोग सुनोगे आगे भी, अपार्थेड याद रखना। व्हाट इज अपार्थेड? अपार्थेड इज अ रंग भेद, ठीक है, रंग भेद। तो जो साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स थे, जब ये कॉलोनी था साउथ अफ्रीका ब्रिटिशर्स की, तो वहां पे वो रंग भेद करते थे, ठीक है। ब्लैक पेपर को जैसे कि हमारे शेड्यूल कास्ट के साथ होता है ना, ऐसे ही वहां पे ब्लैक पेपर के साथ होता था कि सर्टेन जगह पे नहीं जाने दिया जाता था। उनको ये तक था कि रात के 9 बजे के बाद ब्लैक पीपल सड़क पे नहीं दिखने चाहिए। ट्रेन में जो सबसे वर्स्ट कैरेज होता था ना, सबसे वर्स्ट कैरेज वो होते हैं ना, कोचेस होते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो सबसे वर्स्ट क्वालिटी का जो कैरेज होता था वो उसमें सफर करते थे। वो ब्रिटिश वाले कैरेज में जा नहीं सकते थे, जो व्हाइट पीपल थे उनके कैरेज में नहीं जा सकते थे। वो अगर चढ़ जाते थे तो मार दिया जाता था। तो यहाँ तक कि उनके साथ ये चीजें होती थी। एंड यू नो द नेम, द फेमस महात्मा गांधी जी, वो जब बैरिस्टर बने, इंग्लैंड में गए थे वो पढ़ने के लिए। तो जब वो बैरिस्टर बने तो उनके पास डायरेक्टली केस आया था साउथ अफ्रीका का। वो इंडिया नहीं आए थे, दे वेंट टू साउथ अफ्रीका। क्या पूछ रहे हो, अगर पूछो। इंग्लैंड में तो जब, अच्छा, बिफोर ही केम टू इंडिया, बिफोर ही केम टू इंडिया, लेट मी एक्सप्लेन। बिफोर ही केम टू इंडिया ही वाज लाइक अ सूट बूट वाला पर्सन, ठीक है। जैसे कि क्योंकि वो बैरिस्टर थे तो ही वोर, तुमने फोटो भी देखी होगी, प्रॉपर लॉ की उसकी ड्रेस पहनते थे बैरिस्टर की। तो लेकिन जब वो इंडिया आए एंड व्हेन ही स्टार्टेड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, फिर उन्होंने सब त्याग दिया, उन्होंने अपनी एडवोकेसी भी त्याग दी।
जो वो बैरिस्टर थे, चाहते तो बहुत अच्छी पोजीशन पे ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर सकते थे क्योंकि वो बैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्हें अपनी कंट्री प्यारी थी, वो अपनी कंट्री के लिए उन्होंने वो कपड़े त्याग दिए कि मेरी कंट्री के लोग जो हैं, जब तक इनकी डिमांड फुलफिल नहीं होगी, जब तक इनको ठीक से, वही स्लोगन है ना, रोटी कपड़ा मकान, वो सारी चीजें नहीं प्रोवाइड हो जाती, तब तक मैं भी कुछ नहीं पहनूंगा। देन ही स्टार्टेड द आश्रम साबरमती में। यहाँ पर आए थे वो 1915 में वापस, और 1917 में उनका चंपारण में सत्याग्रह था। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, फिर उनका बारदोली तो नहीं था, असहयोग आंदोलन। तो बहुत सारे आंदोलन उन्होंने चलाए और उन्होंने फिर अपनी एडवोकेसी जो थी वो त्याग दी, छोड़ दिया सब। हालांकि ब्रिटिशर्स ने उन्होंने खूब लुभाने की कोशिश की कि हम तुमको वो पोस्ट दे देंगे या फिर कहीं अच्छी जगह नौकरी दे देंगे, पर उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो जब वो इंडिया आ गए तब उन्होंने वो कपड़े पहनना बंद कर दिया। बस वो एक धोती कुर्ता उसमें रहते थे, धोती में नॉर्मल, और एक गमछा, बस। ठीक है, तो गांधी जी को भी वहां बुलाया गया था साउथ अफ्रीका में, और वहां पर भी यही हो रहा था। वहां पे ये हो रहा था कि एक लॉ टैक्स पास किया था ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने ये कहा था कि इस लॉ के तहत जो भी शादियां क्रिश्चियन उसके अकॉर्डिंग हुई है, रूल्स के, जो कस्टम होते हैं ना क्रिश्चियन कस्टम के अकॉर्डिंग हुई है, वो ठीक है। जो बिना क्रिश्चियन कस्टम के हुई है वो सारी इलीगल घोषित कर दी जाए, और उनसे जो बच्चे हुए हैं वो भी इनवैलिड है। इट मीन्स क्या, इनवैलिड क्या, कि उनको अब किसी तरह का गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको जॉब भी नहीं दी जाएगी, उनको बाहर कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो गांधी जी को तब बुलाया गया, तो तब गांधी जी ने वहां पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक है, और एक पोल टैक्स बहुत फेमस टैक्स है, उसके नाम से ये जाना जाता है, पोल टैक्स। ठीक है, उसके ऊपर था। सेम ऐसे ही नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने भी अपार्थेड रंगभेद जो थी, वहां पर रंगभेद होता था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके लिए वो जेल भी गया। जब जेल से वापस आए तो इलेक्शन हुआ, पब्लिक उनका इतना सपोर्ट करती थी, ही बिकम प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और साउथ अफ्रीका इज द ओनली कंट्री जहाँ पे दो दो नेशनल एंथम होते हैं, एक फॉर ब्लैक पीपल, एक फॉर व्हाइट पीपल। दो नेशनल एंथम है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई डू साउथ अफ्रीकन हैव टू नेशनल एंथम्स, तो एक व्हाइट पीपल के लिए अलग है और ब्लैक पीपल के लिए अलग है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट है कर्च ब्रिज। कर्च ब्रिज कहाँ स्थित है? देखो, कर्च ब्रिज जो है वो अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि क्रीमिया जो है इट इज एन एनेक्सेशन ऑफ रशिया। ठीक है, क्रीमिया पर किसका कब्जा है? रशिया का। रशिया ने इस पे कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो इस ये जो कर्च ब्रिज है, यहाँ से रशिया सप्लाई करता है सारी चीजें। तो यूक्रेन ने कई बार इसको हानि पहुंचाई है, मतलब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है कर्च ब्रिज को। ठीक है, तो जो क्रीमिया है इट वाज अनेक्स्ड बाय रशिया। ठीक है, और क्रीमिया की पोजीशन ऐसी है कि बेटा सी ऑफ अजो जो है, अजो सी, अजो सी इससे पास होके गुजरता है। ठीक है, क्रीमिया से। और इस ये ब्रिज अजो सी पर बना हुआ, और इस ब्रिज से क्रीमिया में रशिया जो है अपने आर्म्स एम्यूनिशन ये सारी चीजें वो करता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और ये यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्यों हंसी आ रही है, क्या मिला? अच्छा चलो कोई नहीं। अब ये तो पता होगा घग्गर नदी हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा की शायद सबसे बड़ी नदी यही है हरियाणा की, घग्गर। माँ सबसे बड़ी नदी, हरियाणा की सबसे बड़ी नदी घग्गर है। यमुना है, यमुना जाती है इसमें ज्यादा। सेकंड लार्जेस्ट है। लिसन,
जो घग्गर है वो सेकंड लार्जेस्ट है। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम मीन्स जहां से ये ओरिजिनेट होती है, जहां से निकलती है। तो ये दाक्षाई ग्राम विलेज है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये वहां से निकलती है घग्गर रिवर। अब क्यों घग्गर रिवर बहुत ज्यादा चर्चा में? क्योंकि हरियाणा ने क्या किया है कि घग्गर रिवर जब ओवर फ्लड हो गई थी तो उसका पानी यमुना में छोड़ दिया। और ये भी बहुत बड़ा मेजर कारण माना जा रहा है कि यमुना में फ्लडिंग ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से पूरी दिल्ली डूबी हुई है, ठीक है। एंड वहां पर बेटा सिचुएशन इतनी खराब है कि वहां के सॉकेट में से भी पानी आ रहा है, तुमने देखा होगा वो जो सॉकेट्स है उसमें से पानी आ रहा है और पानी खत्म हो गया घरों में। ये भी सुना है? पानी चारों तरफ है, पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक है। तो घग्गर रिवर अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि हरियाणा की जितनी नदी है वो ओवर फ्लड हो गई, और उससे हरियाणा में भी फ्लड है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में नहीं है, बट उसका पानी यमुना में जो छोड़ दिया उन्होंने, उसकी वजह से दिल्ली भी ओवर फ्लड हो गई, ठीक है। तो घग्गर रिवर याद रखना, उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है। और कितने राज्यों में से बहती है ये? मेनली पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में से। सेकंड क्वेश्चन है कि घग्गर रिवर किन किन राज्यों में से बहती है, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, हिमाचल इसके साथ ही है क्योंकि हिमाचल में से निकलती है, ठीक है। मेनली बहती इन तीनों राज्यों में से। अब ये एक न्यू काइंड ऑफ फीवर है, वैसे तो ये पहले ही वो हो गया था डिटेक्ट, क्रीमियन कंगो हेमोरेजिक फीवर। ये काइंड ऑफ फीवर है, ठीक है, जिसमें जो नाम ही तुम देख रहे हो क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। एक टीक होता है, टीक, तुमने एक वो सुना होगा, कीट पतंगा होता है टीक, टीक, ठीक है। और ये किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है? टिक्स की। टिक्स जो वो होती है ना मक्खी, मक्खी के जैसा होता है, ठीक है, बट मक्खी से अलग होते हैं, हाँ। उसी की कैटेगरी के जो होते हैं उसको कहते हैं टिक। हाँ, फ्लाई जो होती है, हाँ, हाउस फ्लाई, उसको उससे छोटा रहता है, पतला दुबला, लेकिन उसे टीक कहते हैं। मैं और दिखा दूंगी मैं तुम लोगों को। और ये वाली टीक कौन सी है? हयालोमा टीक, हयालोमा टीक। ये इसके संक्रमण से होता है, ठीक है। और देखो इसका जो नाम है वो क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट क्रीमिया में डिटेक्ट हुआ था। जो क्रीमिया है वहां पर डिटेक्ट हुआ था इन 1944, ठीक है। 1944 में ये क्रीमिया में डिटेक्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम। और ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फीवर है, मतलब इसमें फीवर के तो सिम्टम रहते हैं, उसके साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है। तो ये ऐसा फीवर है। वायरस का नाम याद रखना, हाइलोमाटिक, और वायरस की वजह से होता है। हाइलोमाटिक सिर्फ इसका क्या है? वाहक है। होता किसकी वजह से है? वायरस की। जैसे कि अगर डेंगू के लिए क्वेश्चन आता है कि डेंगू किससे होता है, तो वायरस से। लेकिन अगर डेंगू का वाहक पूछा जाए कि कौन है वाहक, तो कौन है? मच्छर। कौन सा वाला? एडीज। एनाफ्लिस तो मलेरिया का होता है, एडीज मच्छर जो होता है, और उसमें भी फीमेल जो एडीज होती है वो करती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। अभी हाल ही में इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? दैट इज यूए, ठीक है। अब ये क्या है? लोकल करेंसी का क्या मतलब है? व्हाट इज लोकल करेंसी? हाँ, जो हमारी करेंसी है, ठीक है। तो ट्रेड के लिए रुपी का और जो वहां की करेंसी है उनका वो करेंगे यूज, ठीक है। जैसे कि हमारी लोकल करेंसी क्या होगी इंडिया की? रुपी हो गई, ठीक है। रुपी में दो पी आते हैं, एक पी आता है।
हाँ मतलब INR इंडियन नेशनल करेंसी, या वो सॉरी इंडियन नेशनल रूपी, ठीक है। और UAE की क्या है, दिरहम, ठीक है, इसकी क्या है, दिरहम। तो यूएई और इंडियन गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है कि जो भी हमारे बीच में ट्रेड होगा, जो चीज यूएई हमसे लेगा या हम यूएई से लेंगे, यानी कि खरीदेंगे, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसमें हम रुपी का या दिरहम का यूज करेंगे। अब इसमें से किसको बाहर निकाल रहे हैं, थर्ड करेंसी को, किसे, डॉलर को। डॉलर को हटाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बेटा हमारे जो ट्रेड है ये क्या कर देते हैं, US सैंक्शन लगा देता है या कुछ भी, और मार्केट में अगर फ्लक्चुएशन आ जाती है तो उसका सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमें डॉलर को रिप्लेस करने की जरूरत है, उससे हमारे रुपी की भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए लोकल करेंसी सिस्टम अभी फिलहाल UAE के साथ साइन हुआ है। जैसे कि चाइना की देखो, चाइना नहीं करता डॉलर में पेमेंट, वो युआन में करवाता है, अपनी कंट्री के लिए भी दूसरी कंट्री के लिए भी युआन में कर रहा है। तो वो अपनी कंट्री, उसकी करेंसी को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है, ठीक है, उसकी करेंसी तो मजबूत हो रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी ओवर डिपेंडेंसी किस पर है, डॉलर पर। जबकि हमें भी अपने रुपी को मजबूत इतना बनाना चाहिए इकोनॉमिकली कि हमारी करेंसी भी वहां पर जा सके, ठीक है। और ग्लोबल करेंसी तो देखो नहीं बनेगा, बट फिर भी जो हमारे रीजन है, वेस्ट एशिया हो गया या साउथ एशिया की कंट्रीज हो गई, इनके साथ तो कर ही सकते हैं। तो ये फिलहाल एक अच्छा इनिशिएटिव है। और MOU का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसकी फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक काइंड ऑफ समझौता होता है, ठीक है, जिसे समझौता भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आए हैं उसमें, मैंने देखा भी तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ऐसे ही थे कि हाल ही में भारत ने किसके साथ ये MOU साइन किया है। तो लोकल करेंसी सिस्टम याद रखना कि इसके साथ साइन किया है UAE के, और UAE इज नॉट सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया इज डिफरेंट। पहले हम सोचते थे कि दुबई सऊदी अरेबिया में, ठीक है, बट दुबई इज नॉट इन सऊदी अरेबिया, दुबई इज इन UAE, ठीक है। और सऊदी अरेबिया जो है दैट इज डिफरेंट कंट्री, दोनों अलग कंट्री है। सऊदी अरेबिया इज बिगर देन UAE, UAE is mainly coastal country and it is smaller than Saudi Arabia। हाँ, और जो दुबई है दैट इज काइंड ऑफ मुंबई, पूरा कोस्टल है वो, वहां पे कुछ नहीं था, वहां डेजर्ट था, ठीक है। और जब उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे कुछ ऐसा बनाए कि लोग यहाँ पर आए, तो फिर उस डेजर्ट को ही उसने उन्होंने ऐसा बना दिया कि बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग उन्होंने खड़ी कर दी। तो इसे कहते हैं इन ज्योग्राफी पॉसिबलिज्म, मैन कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है, देखो बच्चों, मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, ये कब स्थापित हुआ था, मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। तो मैकोंग जो है ये हमारे यहाँ की रिवर नहीं है, ये तिब्बत से निकलती है, चाइना में बहती है, और चाइना से बहती हुई ये कहाँ कहाँ जाती है, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। मैकोंग, मैकोंग इज ए रिवर जो कि साउथ चाइना सी में गिरती है जाके, ठीक है। तो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन ये एक कॉर्पोरेशन है जो सन 2000 में बना था, और किन किन देशों के बीच बना था, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ठीक है। इंडिया के भी ईस्ट में जो कंट्रीज है, और एशिया के जो साउथ ईस्ट में आती हैं उन्हें कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो ये इनके साथ है। अब पूछा भी जा सकता है कि कितने मेंबर है मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में, तो 6 मेंबर है। और इंडिया पार्टी है, हाँ इंडिया इसमें पार्टी है, मतलब इसमें इसका सदस्य है।